हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम धमाकों की जांच में पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं और पुलिस का ये दावा है कि जिन लोगों ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में बम रखा था वो लोग दिलसुख नगर में ही एक होटल में रह रहे थे और बम धमाके से कुछ देर पहले बाहर चले गए थे और उसके बम धमाके के बाद वो वापस होटल लौटे ही नहीं। पुलिस का ये भी दावा है कि दिलसुख नगर में मौजूद एक होटल, इसी होटल में वो लोग संदिग्ध लोग रह रहे थे और इन्होंने इस होटल में 2 कमरे बुक किए थे, 302 और कमरा नंबर 303। जब हम इस होटल के अंदर गए और होटल के मालिक से बात की तो उनका ये दावा था कि उनके पास ऐसा कोई फर्जी दस्तावेज नहीं मौजूद है और उन्होंने हमें एक रिकॉर्ड दिया, होटल का रिकॉर्ड बुक में से ये रिकॉर्ड हमें उन्होंने दिया है। और करने वाली बात यह है कि ये होटल दिलसुख नगर में इस कोने पर मौजूद है और जहां पर बम रखे गए थे वो जगह ठीक 10 कदम की दूरी पर यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये बम धमाके हुए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और इसी जगह पर आनंद टिफिन मौजूद है जहां पर धमाका हुआ था और पुलिस अब भी यहां पर तहकीकात कर रही है। होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं और पुलिस ने इन सीसीटीवी कैमरास में मौजूद तमाम फुटेज जो है वो जांच के लिए अपने पास जब्त कर लिया है। दिल्ली के कैंट इलाके से 100 नंबर को पुलिस को इत्तला गई है कि यहाँ पर एक संदिग्ध वस्तु है और उसके बाद दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, ये सभी टीमें मौके पे पहुंच गई और फिर उसके बाद उस बैग की तस्दीक की जा रही है कि आखिर इसमें क्या है। बताया जा रहा है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सभी जो टीमें हैं वो मौके पे लगी हुई हैं साथ में, क्योंकि ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। ये आर्मी का इलाका है। पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है, सभी गाड़ियों को रोक दिया है और ताकि ये तस्दीक कर लिया जाए पूरी तरीके से, उसके बाद ही गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जाए। कुल मिलाकर अभी जांच कर रही है पुलिस, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर उस बैग में क्या है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि वो बैग वहाँ किसने रखा। क्या ये भी एक बात कही जा रही है कि 2 मोटरसाइकिल सवार ने किसी को वहाँ पर फेंका है और उसके बाद जिसने सबसे पहले उसको देखा उसने 100 नंबर को कॉल किया। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में रविवार रात सरेशाम सरेराह एक 25 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला के कत्ल के इस मामले में पुलिस ने मुंशी यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। किरण नाम की एक महिला जो कि पूजा की दोस्त थी, उसे मुंशी यादव जबरदस्ती अपने साथ लेकर के जाना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। पूजा इस बात का विरोध कर रही थी जिसके चलते मुंशी ने पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये आपसी संबंधों को लेकर रंजिश थी और सुबह झगड़ा हुआ था, उसी की बाद में परिणति हुई। 9 बजे झगड़ा होने के बाद शाम में फिर ये लोग चारों लोग मिले और मिलने के बाद बहस हुई और उसी में तैश में मुंशी यादव ने मृतका के ऊपर गोली चलाई। वारदात के वक्त पूजा के साथ में मोहन नाम का एक शख्स मौजूद था जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो पूजा का पति है, लेकिन बाद में पुलिस वेरीफाई नहीं कर पाई इस बात को। पुलिस अभी तक ये बात साफ नहीं कर पाई है कि मोहन और पूजा के बीच में दरअसल रिश्ते हैं तो है क्या। शायद यही वजह है कि पुलिस पूजा का पोस्टमार्टम नहीं करवा रही। अभी पुलिस इंतजार कर रही है किसी ऐसे सगे रिश्तेदार का, चाहे वो भाई हो या वो उसके पिता हो। अभी तक पूजा के घर वालों का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक नेता की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के कविनगर इलाके के बमहेटा गांव में पेशे से वकील और समाजवादी पार्टी नेता यशवीर यादव की हत्या तब की गई जब वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमले में उनका प्राइवेट गनर भी घायल हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला मिट्ठन नाम का बदमाश उन्हें मारने की धमकियां देता रहता था और शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। करीब 8 साल पहले एडवोकेट श्री जसवीर सिंह और मिट्ठन में किसी बात में मारपीट हो गई थी। मारपीट साधारण किस्म की थी। इसके पश्चात गांव में चूँकि वर्चस्व की लड़ाई स्वाभाविक है तो इसे लगता था कि वकील साहब इसका विरोध करते हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से अब तक गाजियाबाद में 2 एसपी नेताओं की हत्या हो चुकी है और अब तक 3 नेताओं पर हमले हो चुके हैं। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू का लेख एक बार फिर विवादों में आ गया है। कुछ दिनों पहले ये लेख द हिंदू अखबार में छपा था जिसमें गुजरात और मोदी के बारे में जिक्र किया गया था। अब इस लेख को पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी छापा है और अब इस लेख पर नए सिरे से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मोदी समर्थक दावा करते हैं कि गुजरात में जो हुआ वो गोधरा में ट्रेन में 59 हिंदुओं की हत्या पर तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। ये अभी भी रहस्य है कि गोधरा में क्या हुआ था
दूसरी बात, जो लोग भी गोधरा के दोषी थे उनकी पहचान होनी चाहिए, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे गुजरात के मुस्लिम समुदाय पर हमले को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? गुजरात की कुल आबादी में मुस्लिम सिर्फ 9% हैं और बाकी ज्यादातर हिंदू हैं। 2002 में मुसलमानों का नरसंहार किया गया, उन्हें कई तरीके से निशाना बनाया गया। 2002 में मुसलमानों की हत्या को तात्कालिक प्रतिक्रिया कहना नवंबर 1938 में जर्मनी के क्रिस्टल नेट की याद दिलाता है, जब जर्मनी में पूरे यहूदी समुदाय पर हमला किया गया था। तब नाजी सरकार ने यह दावा किया था कि एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि नाजी शासन ने योजनाबद्ध तरीके से उन्मादी भीड़ का इस्तेमाल कर इस घटना को अंजाम दिया था। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि अगर वो वाकई भारत के भविष्य के बारे में चिंतित है तो इन बातों का ध्यान रखे। शीला दीक्षित ने बिजली से जुड़े अपने बयान पर सफाई दी है। शीला दीक्षित ने कहा है कि उन्होंने बिजली की खपत कम करने पर जोर दिया था, लेकिन उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। मुझे आप लोगों ने सबने बात को गलत ले लिया। शायद मेरे शब्द ठीक होने चाहिए कि हम दिल्ली को कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं कि भाई कंजर्व हो सके बिजली, जिसमें बिजली की खपत जो साधारण तौर पे भी हम कम कर सके, और वही काम हम चाहते हैं कि कंजर्वेशन बिजली का होना चाहिए। गर्मियों में बिजली क्या महंगी मिलेगी लोगों को? नहीं, ऐसा हमारी कोशिश नहीं है। हम बोझ किसी उस पर नहीं डालना चाहते हैं जो हमें लगता है या परिभाषा में जो माना जाता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर पाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बिजली के बढ़ते रेट से परेशान लोगों की दिक्कत दूर करने की बजाय उन्हें उल्टे नसीहतें डाली। शीला ने कहा कि जो लोग बिजली का दाम नहीं दे सकते वो बिजली का इस्तेमाल कम कर दें। शीला दीक्षित ने यह बयान रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। अगर कोई परिवार को ऐसा एहसास होता है कि बिजली का बिल जो है वो मेरी आमदनी से बाहर है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, तो भैया मेरे 2 बल्ब की जगह 1 बल्ब चला लो, एक कूलर पे चला, एक पंखा चला लो, एक रेफ्रिजरेटर न चलाओ, कभी बंद कर दो उसको, टेलीविजन 24 घंटे न चलाओ, कभी कभी चला दो, और वॉशिंग मशीन भी है, उनको भी थोड़े बहुत करा। क्या फिर बढ़ेगा रेल किराया? वित्त वर्ष 2013-14 के लिए संसद में कल रेल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि क्या रेल टिकट या फिर माल भाड़े में किसी तरह की बढ़ोतरी होगी। रेल मंत्री पवन बंसल रेल बजट को अंतिम रूप दे चुके हैं और अपने दोनों राज्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ फोटो सेशन भी करा चुके हैं, लेकिन उनके पिटारे में क्या है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 21 जनवरी को रेल मंत्री ने रेलवे के घाटे का हवाला देते हुए रेल किरायों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे रेलवे पर 3300 करोड़ का इस साल अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऐसे में सीधे के बजाय घुमा फिराकर यात्रियों पर और बोझ डाला जा सकता है। 1995 के बाद पहली बार है जब कोई कांग्रेसी मंत्री रेल बजट पेश करेगा। आम चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि हाई प्रोफाइल कांग्रेसी नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मेहरबानी तो होगी ही, साथ ही कई लोक लुभावन वायदे भी किए जा सकते हैं जिससे कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हो सके। फिल्म लाइफ ऑफ पाई ने फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर में सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीत लिए हैं। लाइफ ऑफ पाई के निर्देशक आंग ली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। लाइफ ऑफ पाई के सभी मुख्य किरदार भारतीय अभिनेताओं ने निभाए हैं। तब्बू, इरफान खान और सूरज शर्मा जैसे भारतीय सितारों से सजी फिल्म लाइफ ऑफ पाई 4 ऑस्कर अवार्ड जीतकर सबसे आगे निकल गई। फिल्म के निर्देशक आंग ली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो मिला ही है, साथ ही सबसे सुंदर सिनेमाटोग्राफी, सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार भी इसी फिल्म को मिला है। लाइफ ऑफ पाई को ऑस्कर की 11 श्रेणियों में पुरस्कार की होड़ में शामिल किया गया था। फिल्म में समंदर में नाव पर एक बाघ के साथ भटकते लड़के पाई का मुख्य किरदार सूरज शर्मा ने निभाया है। इरफान ने वयस्क पाई का किरदार निभाया है, जबकि तब्बू पाई की मां बनी है। फिल्म की शूटिंग पौंडीचेरी समेत भारत के कई इलाकों में भी की गई है। 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करने वालों को खास तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का इरादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीदारी पर टैक्स छूट देने का है।
दरअसल सरकार भुगतान में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कैश ट्रांजैक्शन में कमी लाना चाहती है, लिहाजा ऐसा कदम उठा सकती है। काले धन पर सरकार ने जब श्वेत पत्र जारी किया था तब ऐसे कई कदमों का ऐलान किया था। कोरिया समेत कई देशों में टैक्स छूट की व्यवस्था पहले से ही है। माना जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीद होने पर टैक्स चोरी को पकड़ना आसान होगा। ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक रुपए ही नहीं, बहुत सारे और स्टेप्स भी गवर्नमेंट को जो हैं वो जो सियासी मजबूरियां हैं उनसे ऊपर उभर के इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। दरअसल कार्ड से खरीदारी करते वक्त अभी सर्विस टैक्स के साथ साथ ट्रांजैक्शन टैक्स भी चुकाना पड़ता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार कार्ड से भुगतान वालों के लिए अब ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसमें सालाना तय सीमा से अधिक भुगतान के बाद की राशि को या कुछ हिस्से को टैक्स फ्री किया जा सकता है, जिसका ब्यौरा उपभोक्ता रिटर्न दाखिल करने के दौरान दे सकता है।